बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने लीगल पॉडकास्ट का एक सिलसिला जारी किया है ताकि वो एस्पिरेंट्स जो कि सिविल जज के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं उनको इम्तहानात में फैसिलिटेट किया जाए। आज हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग एक्यूज्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको आम अल्फाज में इख्तियारी भी कहा जाता है, ये वो सूरत हाल आती है जब एक्यूज जो है वो कोर्ट में पेश ना हो, आइदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रायल और ड्यूरिंग द ट्रायल। तो वो क्या प्रोसीजर है जिसके तहत कोर्ट जो है एक्यूज्ड को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करती है। अब सीआरपीसी के अंदर जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो है सेक्शन 87 और सेक्शन 88। सेक्शन 87 वो प्रोसीजर बताता है जिसको फॉलो करते हुए कोर्ट जो है एक्यूज्ड को प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर करती है, जबकि सेक्शन 88 जो है वो इस बारे में बताता है कि जब आप कोर्ट ने एक एक्यूज्ड को प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बाद एक और प्रोसीडिंग्स की जाती है, और वो प्रोसीडिंग्स होती हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, ताकि वो कंपेल होकर कोर्ट में पेश हो जाए। अब जो एक्यूज्ड पर्सन को प्रोक्लेम ऑफेंडर करने का प्रोसीजर है ये स्टार्ट होता है सबसे पहले पुलिस के पास। पुलिस के पास भी ये पावर है कि वो एक एक्यूज्ड पर्सन को प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दे। अब अगर किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और वो इन्वेस्टिगेशन के ज्वाइन नहीं करता और पुलिस के पास पेश नहीं होता, तो पुलिस उसको एक नोटिस जारी करती है जिसको कहते हैं हुक्मनामा तलबी। और अगर उसके बाद भी वो पेश नहीं होता तो प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए पुलिस जो है उस एक्यूज्ड पर्सन को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर सकती है। कोर्ट के सामने जब चालान जमा हो जाता है तो फिर कोर्ट सबसे पहले, अगर समन केस हो तो समन जारी करती है, वारंट केस हो तो वारंट जारी करती है। समन या वारंट जारी करने के बाद अगर एक्यूज्ड पर्सन पेश नहीं होता तो प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए जो सेक्शन 87 में है उसको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर में सबसे पहले कोर्ट ने एक प्रोक्लेमेशन इशू करना होता है। प्रोक्लेमेशन मीन्स टू अनाउंस इन द पब्लिक और टू डिक्लेयर एनीथिंग इन द पब्लिक। अब ये जो एब्सकॉन्ड की टर्म है इसको ऑर्डनरी सेंस में आपने लेना है। एब्सकॉन्डर का मतलब है वो शख्स जो कि जानबूझकर अवॉइड कर रहा है सर्विस ऑफ समन्स जो कि कोर्ट ने उसको जारी की है, और वो अपने आप को इनएक्सेसिबल बना रहा है टू द प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर के लिए कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो जानबूझ के कंसील कर रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, या वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हिम। तो फिर कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकती है टू पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन, रिक्वायर हिम टू अपीयर विद इन 30 डेज ऑफ रिटन प्रोक्लेमेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रिटन प्रोक्लेमेशन है उसके अंदर 30 दिन का टाइम दिया जाना लाजमी है। अगर 30 दिन का टाइम नहीं दिया जाता तो फिर जो है वो प्रोक्लेमेशन इनवैलिड होगा और वो सारी कार्रवाई नल एंड वॉइड होगी। यहाँ पर एक चीज़ जो है जो आमतौर पर ट्रायल कोर्ट गलती करती है, ये सारी प्रोसीडिंग्स मजिस्ट्रेट करता है, चाहे ये केस जो है वो सेशन ट्रायल हो, चाहे ये केस जो है मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल हो। ये सेक्शन 87 और सेक्शन 88 की जो प्रोसीडिंग्स हैं ये मैजिस्ट्रेट करता है। और आमतौर पे मैजिस्ट्रेट साहबान जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो टाइम तो 30 दिन का देते हैं डेट ऑफ हियरिंग में। आज मिसाल के तौर पे अगर 15 जून है तो वो 15 जुलाई की या 16 जुलाई की डेट दे देंगे कि ये प्रोक्लेमेशन जारी हो गया। लेकिन जो कोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो प्रोसेस सर्वर उस जगह को फिक्स करता है, वो करता है मिसाल के तौर पे 20 तारीख को। तो 15 जुलाई को जो प्रोक्लेमेशन करके उसको एब्सकॉन्ड करना है, ये एक इलीगैलिटी है जो कि इनक्योरेबल इन लॉ है। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि कोर्ट जो है वहां से पहले एक डेट फिक्स करे, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस सर्वर। जब प्रोसेस सर्वर की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए कि इसने पब्लिक प्लेस के ऊपर और कंस्पिक्यूअस प्लेस पे, जहां जहां पे है कोर्ट प्रेमिसेस में, पुलिस स्टेशन में, लोकल मॉस्क में, और जहां कहीं पे पब्लिक प्लेस पे प्रोक्लेमेशन को फिक्स करना था वहां पे कर दिया है, तो उसकी फिक्सेशन और उसकी रिपोर्ट के 30 डेज का प्रॉपर पूरा टाइम देना चाहिए। उसके बाद जो है उसको डिक्लेयर करना चाहिए एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब इसके जो ऑर्डर है, इसके जो एसेंशियल्स हैं वो ये हैं कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, और उसके ऊपर बड़ा क्लियरली डेट, टाइम और प्लेस ऑफ अपेयरेंस लिखा हो कि आपको किस कोर्ट ने किस तारीख को किस वक्त तलब किया है, और उसके अंदर 30 दिन का जो है वो टाइम देना लाजमी है। अब अगर ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं और उसके बाद भी एक्यूज्ड पर्सन नहीं आता तो कोर्ट फिर उसको कॉन्डर या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है। एक बंदे को प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर करने से पहले कोर्ट के लिए ये लाजमी है कि प्रोसेस सर्वर की स्टेटमेंट को इन राइटिंग रिकॉर्ड करे। अगर
कोर्ट ने प्रोसेस सर्वर की स्टेटमेंट को इन राइटिंग रिकॉर्ड किया है, तो ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि जो तमाम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ हैं वो कंप्लाई विद की गई हैं। और अगर ये स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड की गई तो ऐसी कोई प्रिजम्पशन प्रोसीडिंग्स को अटैच नहीं की जाएगी और वो प्रोसीडिंग्स नलिटी होगी इन द आइज ऑफ लॉ। अब इसके साथ जो सेकंड प्रोसीडिंग्स है वो ये होती हैं कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जब 30 दिन का वक्त गुजर गया, बंदा नहीं आया, हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, तो फिर कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर ले। इसका मकसद ये है ताकि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके गिर्द ज़मीन इतनी तंग हो जाए कि वो तंग आके कहे कि मैं जो हूँ कोर्ट में अपीयर हो जाता हूँ और ट्रायल को फेस कर लेता हूँ। अब अटैचमेंट कब हो सकती है? अटैचमेंट के लिए लाजमी है कि पहले सेक्शन 87 की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए। जब तक सेक्शन 87 की कार्रवाई नहीं होगी, सेक्शन 88 की कार्रवाई को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड, कोर्ट के पास इख्तियार है कि दोनों मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर ले। अगर जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज के ऊपर है तो मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी जो अटैच होगी वो सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ एक्विटी ऑफ रिडम्पशन होगी। एक्विटी ऑफ रिडम्पशन रिडम्पशन का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी को मॉर्गेज से छुड़वाना। ये उसको और लॉ ऑफ एक्विटी के तहत ये नॉर्मली और ये डेवलप हुआ है। वैसे पाकिस्तान में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर पूरा एक प्रोविजंस हैं जो कि रिडम्पशन के साथ डील करती हैं। जब एक प्रॉपर्टी को अक्यूज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है तो उसके ऊपर फिर एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाता है। रिसीवर जो होता है वो कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि उस प्रॉपर्टी को डील करता है और उसके तमाम मामलात को देखता है। अब अगर एक बंदे को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया, लेकिन उसके बाद वो अरेस्ट हो जाता है, चाहे वो खुद सरेंडर कर देता है, चाहे उसको लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो अरेस्ट कर लेती हैं, तो आफ्टर हिज अरेस्ट वो जो अटैचमेंट है वो सीज हो जाएगी। लेकिन अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता तो फिर ये जो प्रॉपर्टी है ये होगी एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको सेल कर सकती है और उसको आगे से बाकी मामला कर सकती है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, अगर कोई क्लेम आ जाता है अटैच प्रॉपर्टी को लेके, कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है कि ये तो अक्यूज्ड पर्सन की नहीं है बल्कि उसके भाई की है, उसके बाप की है, या वो को शेयरर है, या उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा वो हिस्सेदार था और उसका हिस्सा थोड़ा और सारी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है, तो फिर कोर्ट सेक्शन 88 के तहत ही उस क्लेम और ऑब्जेक्शन को आइदर अलाउ करेगी या डिसअलाउ करेगी और उसके ऊपर वो फैसला करेगी। और अगर वो डिसअलाउ करती है तो विद इन 1 ईयर जो है वो एग्रीव पर्सन जो है उसके अगेंस्ट सिविल सूट भी दायर कर सकता है। और लिमिटेशन जो है क्लेम को फाइल करने की वो 6 मंथ्स है। विद इन 6 मंथ जो है जिस बंदे को भी कोई उसके साथ प्रॉपर्टी के साथ में कोई इंटरेस्ट है तो वो आगे कोर्ट में क्लेम कर सकता है और क्लेम जैसे कहा कि उसको आइदर अलाउ करेगी या डिसअलाउ करेगी। और अगर 6 महीने का अरसा गुजर जाता है और कोई क्लेम फाइल नहीं होता तो फिर कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दे कि इसकी प्रॉपर्टी को आप सेल करें, लेकिन वो सेल जो है वो 6 महीने तक नहीं होगी। प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया और उसके खिलाफ सेक्शन 88 की प्रोसीडिंग्स भी कर दी गई। तो उसके बाद जो है एक सेक्शन 512 के तहत एक चालान जो है वो दाखिल किया जाएगा कोर्ट के सामने और उसके बाद जो है उसका जो नाम है वो एक सेपरेट रजिस्टर में की तस्वीर के साथ वो पुलिस स्टेशन कंसर्न में कर दिया जाएगा। एक स्पेशल रजिस्टर है पुलिस का जिसके तहत वो एब्सकॉन्डर्स में एंट्री करते हैं और उसकी तस्वीर जो है वो ऑन द डोर ऑफ द पुलिस स्टेशन वहाँ पे उसकी तस्वीर चस्पा कर दी जाती है। और अगर एक से ज़्यादा मुल्ज़मान है कि उस केस में और एक मुल्ज़म जो है वो एब्सकॉन्ड कर गया है तो जो कोर्ट में सेक्शन 173 के तहत रिपोर्ट या चालान सबमिट होगी उसमें उस मुल्ज़म को कॉलम नंबर 2 में लाल इंक के साथ जो है वो कर दिया जाए, लाल इंक के साथ उसको मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि जो चालान सेक्शन 173 के तहत दाखिल किया जाता है उसके जो 7 कॉलम्स हैं उसके अंदर वो डिफरेंट कॉलम्स का क्या मकसद है। यहाँ पे सिर्फ इतना आपको बता दें कि कॉलम नंबर 2 के अंदर अगर रेड इंक के साथ अक्यूज का नाम लिखा जाए तो इसका मतलब है कि वो एब्सकॉन्ड कर गया है और अगर उसको ब्लू इंक के साथ लिखा जाए तो इसका मतलब है कि कोर्ट ने अगर ब्लू इंक के साथ लिखा जाए तो इसका मतलब है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में उस एक्यूज्ड पर्सन को इनोसेंट पाया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।